हेलो एवरीवन, हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीक पेज नंबर 28 पे छोड़ा था। इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। नर्दर्न सी रूट की बात कर रहे थे, तो रशिया ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे $24 बिलियन अपने नर्दर्न सी रूट को डेवलप करने के लिए। इसका दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट पैसेज। ये कनेक्ट करेगा आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स, जो आर्कटिक ओशन के दोनों पार्ट्स हैं, इनको कनेक्ट करेगा। ये देख लीजिए, जैसे ये है आपका वेस्ट वाला पार्ट एंड ईस्ट वाला पार्ट, तो इसको कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा देखते हैं, ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ये रन करता है बैरेंट सी, जो कि आपकी रशिया जहाँ बॉर्डर बनाता है नॉर्वे से, वहाँ पे है। और दूसरा है बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन साइबेरिया एंड अलास्का। तो यहाँ पे आप अगर मैप देखें तो इधर है आपका बैरेंट सी, ये कनेक्ट करेगा आपका बेरिंग स्ट्रेट जो इधर आ जाता है अलास्का के साइड में, जो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर ये जो NSR है ये डिफरेंट है इनका, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, तो वो तो अलग चीज़ है। वो है क्या, ये भी देख लीजिए। सीरीज है ऑफ पॉसिबल शिपिंग रूट्स कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन थ्रू द कैनेडियन आर्कटिक, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये 1/3 डिस्टेंस है जो अभी एग्जिस्टिंग रूट है। अभी जो नीला वाला ये दिख रहा है आपको, ये है आपका एग्जिस्टिंग रूट। और ये देखिए जो रेड वाला प्रपोज्ड है ये कितना छोटा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/3 है इस पुराने वाले रूट का। उसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, पायरेसी रिस्क नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। तो इधर लोकेशन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इकोनॉमी वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। पहला ही टॉपिक है स्टेट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने प्रपोज किया है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक का करेंगे 16 स्टेट्स में। और कौन सी स्कीम के तहत? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। अभी ऐसी स्कीम पहले 2020-21 में भी आई थी जब कोविड का टाइम चल रहा था। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ये चाह रहे हैं कि भैया जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट का हमको फ़ायदा मिले और इकोनॉमी को बूस्ट हो। ये कैसे करेंगे? ये 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। और वो जो स्कीम है उसके 8 पार्ट हैं, तो एग्जैक्टली अंदर क्या क्या है ये पता होने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली देख लीजिए। ओल्ड व्हीकल्स के बारे में है, अर्बन प्लानिंग के बारे में भी है, चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स, लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज कवर्ड। अब ट्रेंड देखते हैं बाय स्टेट्स, तो कैसा ट्रेंड रहा है। ऑब्वियसली स्टेट्स इलेक्शंस में जीतने के लिए सब्सिडी पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ अगर देखा जाए तो 2023 में ये फ्लैट था, जबकि अगर 22 में देखा जाए तो फिर भी स्थिति अच्छी थी, 29% का ग्रोथ देखा गया था। कैपिटल आउटले टू GDP रेशियो, तो जो कैपिटल आउटले है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये इम्प्रूव कर जाएगा आपका 2.9% तक 22-23 में। तो अभी 2.3% था 20-21 में, जो कि 2.9, मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन है कि ये इंक्रीज होगा, तभी तो किया जा रहा है। डेट टू GSDP रेशियो जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है डेट का कॉम्पोनेंट है, ये पंजाब में काफ़ी हाईएस्ट है। उसके अलावा देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 76% ऑफ देयर टारगेट ये स्टेट्स मीट कर रहे हैं। कितने? 25 स्टेट्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं फ़ायदा क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर प्रीलिम्स से फोकस करना है। तो कैसे इनकरेजमेंट किया जा रहा है, हमने भी देखा 50 ईयर का लोन दिया जा रहा है। जो भी टैक्सेस होते हैं जिसमें स्टेट्स का जो पार्ट होता है, बोल रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी उसको रिलीज़ करेंगे, डिवोल्यूशन हम जल्दी करेंगे। और एक आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आर्टिकल 293। तो वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसी आर्टिकल को यूज़ करके रेगुलेट करता है स्टेट की बोरिंग्स को। अब यहाँ पे इन्होंने टाइटन कर दिया है बोरिंग नॉर्म्स फॉर द स्टेट्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे टाइटन किया है इन्होंने इंक्लूड किया है ऑफ बजट जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी उस सीलिंग में ये इंक्लूड करेंगे। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपकी बोरिंग लिमिट बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरो नहीं कर पाएंगे स्टेट्स। तो ऑफ बजट लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड कर दिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। उसके अलावा क्या है, ये सब आपका मेंस ओरिएंटेड है, तो इसमें टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCB हैं, तो इन्होंने स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये ओपन कर सकते हैं नए ब्रांचेस ऑटोमेटिकली बिना गवर्नमेंट से पूछे। कैसे? अप टू 10%। अब उस 10% में भी मैक्सिमम 5 ब्रांचेस की लिमिट लगा दी गई है, जब आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जितनी आपकी ब्रांचेस हैं।
उसके अलावा क्या है कि इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको अपनी जो पॉलिसी है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा अपने बोर्ड से, और आपको कुछ ना कुछ नॉर्म्स को कंप्लाई करना होगा, जिनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज नॉर्म्स। ऑब्वियसली यार, अगर आपको ऑटोमेटिक इतना फ्रीडम दे रहे हैं तो अच्छे लोगों को ही देंगे, जो अच्छे बैंक्स होंगे। तो अच्छे बैंक्स में कौन कौन से आते हैं जो ये नॉर्म्स फॉलो करते हैं, ये देखिए क्राइटेरिया है। या तो भैया जो आपका CRAR है वो एटलीस्ट 1% ऊपर होना चाहिए, जो मिनिमम CRAR है जो एप्लीकेबल होता है। तो कुछ एक अच्छा करोगे तभी तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी। आपका जो NPA है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन, ये तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है कि जो एटलीस्ट 3 साल हैं, आउट ऑफ द 4 में से 3 साल में आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आपका जो CRR और SLR में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। CBS आपने फुली इम्प्लीमेंट कर रखा हो और आपके ऊपर कभी कोई मॉनिटरी पेनल्टी नहीं लगाई गई हो RBI द्वारा। उसके अलावा ये देख लेते हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी ना कभी क्योंकि लग ही जाती है फाइनेंशियल पेनल्टीज़। अब कैटेगरीज देख लेते हैं UCBs की कितनी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देख लें तो Tier 1 है, Tier 2, Tier 3, Tier 4। तो यहाँ पे Tier 1 में जो आ जाते हैं सारे जो छोटे मोटे UCBs हैं, सैलरी अर्नर्स हैं, एंड ऑल अदर UCBs हैविंग डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़। फिर Tier 2 में आपके आएंगे 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक। Tier 3 में आएंगे 1000 से लेके 10,000। अब जो बच जाएगा Tier 4, उसमें 10,000 से ऊपर वाले आ जाएंगे। अब यहाँ पे UCB के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन करता है ये RBI, डायरेक्ट सुपरविजन है RBI का। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो अब क्या है, RBI को पूरी पूरी पावर दे गई है कि आप सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। एंड कैसे करेंगे, आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। एकदम से मनमानी नहीं चला सकते हैं। पहले क्या होता था कि ऐसे जो डायरेक्शंस इशू करने वाली पावर थी सिर्फ मल्टी स्टेट को कर सकते थे, जहां 2 स्टेट्स का रोल आ जाता था, लेकिन अब सारे के लिए ये एप्लीकेबल कर दिया गया है। मतलब ये थोड़ा टाइटन कर रहे हैं कंट्रोल को। उसके अलावा ये 4 टियर स्ट्रक्चर हमने ऊपर अभी देख ही लिया। मिनिमम नेटवर्थ इन्होंने कह दिया है कि जो Tier 1 वाले हैं उनकी मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ होनी चाहिए, और जो बची हुई आपकी हैं 1, 2, 3, उनका होना चाहिए मिनिमम 5 करोड़। ये जो CRAR होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो होता है, असेट्स रेशियो होता है। तो जो Tier 1 के लिए उनका 9% जो कि बेसिक वाला होता है, और जो बचे हुए हैं जो बड़े वाले हैं इनको बोला है कम से कम मिनिमम 12% आपको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उतना ही है, 75% आपको देना पड़ेगा। हाई ग्रॉस इश्यूज क्या है कि इनका जो NPA होता है, तो एज पर RBI का जो रिपोर्ट है 2023 का, तो UCB का जो NPA रेट था वो 8.7% था, वेयर एज 3.9% है सिर्फ जो कॉमर्शियल बैंक्स का। तो काफ़ी ख़राब इनका NPA रेशियो, बहुत ही ख़राब है। उसके अलावा इधर सारी चीज़ें आपकी मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है, कुछ इनिशिएटिव इधर देख लीजिए। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जल्दी से एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन करते हैं जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में होती हैं आपकी UCB। एक स्कीम है कि आप वॉलंटरी कन्वर्ट हो जाओ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी एलिजिबल होंगे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2018 की स्कीम है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है कि यहाँ पे एक होगा फॉर द UCB सेक्टर। दूसरे स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो यहाँ पे रिपोर्ट आई है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया में। तो इसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी क्रिटिकल मिनरल तब माना जाता है जब वो 2 क्राइटेरिया, इकोनॉमिक उसकी इंपॉर्टेंस हो और सप्लाई में रिस्क हो, तो वो क्रिटिकल मान लिया जाता है। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के, एंड यहाँ पे रिस्क रहता है ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर एट्सेट्रा। इंडिया में अगर देखा जाए तो मेजर इंपोर्ट सोर्सेज ऑफ कोबाल्ट है, तो C से C कोबाल्ट आएगा चाइना से। तो चाइना, US, जापान। लिथियम के लिए आपका 3 कंट्रीज हैं, चिली, रशिया, चाइना। निकल के लिए आपका स्वीडन एंड चाइना एट्सेट्रा। ये जो मिनरल्स हैं ये अब हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से लेके कंप्यूटर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, तो मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, इधर पे इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जो सप्लाई है क्रिटिकल मिनरल्स का, ये ट्रेड अग्रीमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड की जाती है। जो इंडोनेशिया, एक फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट निकल रिजर्व्स हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट को ही बंद कर दिया क्योंकि अपने ही देश में अब काम कर रहे हैं, खोल रहे हैं।
अब इनिशिएटिव देख लेते हैं क्या क्या लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की कोई मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता होना चाहिए। मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, तो इंडिया ने ये MSP ज्वाइन किया है जो कि US लेड कोलैबोरेशन है, तो बस इतना पता होना चाहिए। ऐसे ही माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2021 का है, तो ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा जो ऑक्शनिंग होती है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी है SCRI, तो इसे पता होना चाहिए। इंडिया है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने किया है ताकि ये एनहांस कर सके रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन, तो वही सप्लाई चेन प्रॉपर रहे इंडो पैसिफिक रीजन में और चाइना पे हमें कम रिलाई करना पड़े, तो इसलिए इन तीनों ने स्टार्ट किया है। वे अहेड मीन्स ओरिएंटेड हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इनवाइट किया है नए एप्लीकेशंस को फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स। तो ये कौन सी है? मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम है। तो मिनिस्ट्री क्या है? मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? अट्रैक्ट करेंगे इंसेंटिव सपोर्ट टू कंपनीज। टेनर इसका है कि ये जो है 6 साल तक के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नोडल एजेंसी है ये आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है विद इन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, तो मेटी जो है नोडल एजेंसी है। इंडिया की अगर मार्केट को देखा जाए तो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $64 बिलियन की वैल्यू हो जाएगी उसकी 2026 तक, तो ये 3 टाइम्स ग्रोथ हो जाएगी अगर 2019 से देखा जाए, कंपेयर किया जाए। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, तो सेमीकंडक्टर कंजम्पशन ये ग्रो हो रहा है काफ़ी एट अ रेट ऑफ 15%। उसके अलावा यहाँ मेजर प्रोड्यूसर देखा जाए तो ताइवान वर्ल्ड लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप। एंड US चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स में ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। इधर भी बहुत 4 स्कीम्स ऑफ मॉडिफाइड सेमीकॉन, तो बस ऊपर से एक बार हेडिंग्स देख लीजिए। मॉडिफाइंग स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स, फॉर सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बस बता दीजिए डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, तो ये 100 डोमेस्टिक कंपनीज को नर्चर करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज माहिर, तो ये है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर लॉन्च किया है माहिर। तो ये कैसे कर रहे हैं? ताकि लीवरेज कर सके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर। अब माहिर का देख लेते हैं, ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं फ्यूचर रेलेवेंस के लिए। उसके अलावा देखते हैं ये जो मिशन है ये फॉलो करेगा टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ आइडिया टू प्रोडक्ट। ड्यूरेशन 5 साल तक चलेगा, 23 से लेकर 27-28 तक। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें जो टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी है उसको चेयर किया जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। ये जो भी फ्यूचर पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और रेकमेंड करेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। अब उसके अलावा इधर देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माहिर का। कुछ नहीं, जो नेट ज़ीरो एमिशन है उसको अचीव करवाएगा, ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को मीट करवाएगा, प्रमोट करेगा इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, और ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेगा। सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या है पावर सेक्टर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। तो एयर जेन, माइक्रोग्रिड, पावर वॉल, वर्टिकल विंड टर्बाइन, तो ये सब क्या है पर देख लेते हैं। जो एयर जेन है ये जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर वेपर, जो कि एटमॉस्फेयर नेचुरली प्रेजेंट है, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। तो एयर जेन नाम से पता चल रहा है कि जो हवा में है वाटर वेपर, उससे हम जनरेट करेंगे। माइक्रोग्रिड क्या है? ये लोकल एनर्जी ग्रिड्स हैं जो कि फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं आपके बिग कन्वेंशनल ग्रिड से। छोटे छोटे ग्रिड्स जो बड़े से कनेक्टेड रहते हैं। पावर वॉल क्या होता है? ये भैया पावर है, पावर का स्टोरेज करेगा टू स्टोर योर क्लीन एनर्जी सो यू कैन यूज इट एनी टाइम यू वांट। एक तरह से एक बैटरी की तरह है पावर वॉल, जैसे आपका पावर बैंक है वैसे ही देख लीजिए स्टोर कर रहा है। वर्टिकल विंड टर्बाइंस क्या होती हैं? ये कैप्चर करती हैं वेव्स क्रिएटेड बाय पासिंग व्हीकल्स। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो पेटेंट कैसे किया जाएगा, तो IPR ऑफ द टेक्नोलॉजी ये शेयर किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिसर्च एजेंसी। कुछ अदर इनिशिएटिव देख लेते हैं जो कि पावर सेक्टर में लॉन्च किए गए हैं। तो पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव टू स्टेट्स फॉर रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इन्होंने अलाउ किया है स्टेट्स को कि आप एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं, जो कि 0.25 से लेके 0.5% ऑफ हो सकता है ऑफ द GSDP एनुअली। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं मार्केट कपलिंग। ये पता होना चाहिए, टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट कपलिंग की जाएगी ऑफ पावर एक्सचेंजेस का, इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म प्राइसेस अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस। तो हर एक्सचेंज में सेम प्राइस रहे उसके लिए किया जाएगा। तो ये क्या यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मिंग ऑफ अ सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाएगी, वही सारा ट्रेडिंग करेगी, ये बाय करेगी और सेल करेगी बिड्स को फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंजेस इन द कंट्री। ये सब कुछ एग्रीगेट किया जाएगा और मैच करके एक यूनिफॉर्म पावर प्राइस को डिस्कवर किया जाएगा, जिसको हम लोग मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस हैं फॉर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें की गई होंगी। एक है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो यहाँ पे भी इन्होंने अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा जो नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं तो वो उनको टाइम बाउंड मैनर में दे दिया जाए। बाकी यहाँ पे बड़ी बातें की गई हैं। चेंजेस कैसे किए गए हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन किया गया है ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे सेम रेट पे जैसे होता है ना, हर समय आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है, यहाँ पे ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे चार्जेस। तो जो पावर टैरिफ होगा ये 20% कम होगा ड्यूरिंग सोलर आवर्स, और यहाँ पे 10 to 20% हायर होगा ड्यूरिंग पीक आवर्स। अमेंडमेंट किए गए हैं इन स्मार्ट मीटरिंग प्रोविजन। तो यहाँ पे पोस्ट इंस्टॉलेशन के कोई भी पीनल चार्जेस नहीं इम्पोज किए जाएंगे ऑन अ कंज्यूमर बेस्ड ऑन मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डेड बाय द स्मार्ट मीटर। उसके अलावा देख लेते हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, जो रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने इस प्लान को नोटिफाई किया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है पावर सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो हम लोग पावर डेफिसिट है, हम बनना चाह रहे हैं पावर सरप्लस। कैसे, 175 गीगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी इन द पास्ट 9 ईयर्स का किया गया है। उसके अलावा 2.86 हाउसेस कनेक्ट किए गए हैं विद इलेक्ट्रिसिटी अंडर सौभाग्य एंड प्रोक्योर्ड, ये LED बल्ब्स का किया गया था। तो यहाँ पे उनका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 90% से डिक्रीज किया गया था अंडर उजाला। एंड और क्या किया गया है, 4th ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैं हम। 100% विलेज इलेक्ट्रिसिफिकेशन हो चुका है अंडर दीनदयाल ग्राम 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है अंडर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं लॉसेस ऑफ डिस्कॉम्स, जो कि हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, वो कम हो गए हैं, 21 से लेके 16% हो गए हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो सबसे ज़्यादा है आपका ये 51% कोल से आता है। उसके बाद देख लेते हैं आपका 39% है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, लिग्नाइट का 2% है, न्यूक्लियर का 2% है और गैस का 6% है। एंड डीजल का देख लेते हैं, बहुत ही वेरी लेस है। ऑल इंडिया री इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जाए अगर 2022 की, ये वाला हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे लार्ज हाइड्रो का जो शेयर है वो 30% है, स्मॉल हाइड्रो का 3% है, बायोमास का आपका अप्रॉक्सीमेटली 7% एंड सोलर का सबसे ज़्यादा है 34% एंड विंड का 26% है। तो ये देख लेते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो प्लान है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, तो यहाँ पे आपको एक प्लान बनाया गया है, ये 1 in 5 years बनाना पड़ता है। तो इंक्लूड करता है ये रिव्यू ऑफ लास्ट 5 years, जो 2017 से 22 तक का उनका रिव्यू होता है। एंड जो सबसे पहला किया गया था वो 2007 में किया गया था। अब हाइलाइट्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंक्रीज हुई है, इंडिया हैज़ विटनेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 4.1% ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। ये फैक्ट पता होना चाहिए। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये अराउंड 610 की बात की जा रही है 26-27 में, तो विल बी अराउंड 57.4% नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी एंड ये बढ़ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। कार्बन एमिशन की बात कर लेते हैं, एवरेज CO2 एमिशन रेट फ्रॉम कोल बेस्ड स्टेट्स
स्टेशंस हैज़ बीन ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कंट्रीब्यूशन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 35% इन द टोटल एनर्जी मिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है कंट्रीब्यूशन, 35%। और ये आपका 26-27 का है और 31-32 तक ये 44% का होने का बात है। एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन देख लेते हैं। इंडिया ने अचीव किया है रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 24%। तो ये बाय है 24%, तो 2005 से 16 है। और इन्होंने कमिट किया है कि हम एमिशन को कम करेंगे बाय 45% इन 2030। उसके अलावा यहाँ देख लेते हैं पावर जनरेशन के दो सोर्सेज हैं आपके, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और स्टोरेज सोर्सेज हैं। तो स्टोरेज में आपका ये सब बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब आ जाएगा। कुछ चैलेंजेस हैं जो हाईलाइट किए गए हैं इस पॉलिसी से। तो एक इंटरमिटेंसी होता है, तो ये देख लेते हैं, पता है, टेम्पोरल वेरिएबिलिटी एंड आउटपुट अनसर्टेनिटी ऑफ सोलर एंड विंड जनरेशन मेक्स द सप्लाई अनकोरिलेटेड विथ डिमांड पैटर्न। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरमिटेंसी। कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर ग्रोथ ऑफ पावर सेक्टर। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स हेल्प करेगा स्टेट्स को इन मॉनिटरिंग देयर प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो सार्क फ्रेमवर्क है ऑन एनर्जी कोऑपरेशन। तो यहाँ पे और एक MOU है फॉर बिम्स्टेक ग्रिड इंटर कनेक्शन। अब यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है, अगर इंडिया में ही देखा जाए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ग्रोथ हो जा रही है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में। तो कैसे हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड है, PM कुसुम योजना चल रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। उसके अलावा इशू क्या है आपका विद कार्बन कैप्चर टेक्निक, भाई बहुत ही महंगा होता है, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। चैलेंजेस हैं आपके कुछ स्मार्ट ग्रिड के साथ, एंड वे अहेड में ये आपका मेंस ओरिएंटेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये बेसिकली है मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है। आउटले इसका 1.97 लाख करोड़ तक का है खर्च करने का। बेनिफिट्स हैं, ये भी मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा। एक चीज़ ये देख लेते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इससे आपका 2.5 से 3 लाख करोड़ तक का ओवर द स्कीम पीरियड खर्चा होगा। 13 से 15% एवरेज इन्वेस्टमेंट का अकाउंट फॉर करेगा, और नियरली 55% ऑफ द स्कीम है वो आपकी ग्रीन सेक्टर्स में होगी। तो ये 50% से भी ज़्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, फोटोवोल्टाइक्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार सेक्टर्स देख लेते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज़ देयर। ड्रोन्स भी हैं, ACC बैटरी, टेलीकॉम, फार्मा, ड्रोन के कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सब कुछ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ देयर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सब आपका पूरा वही ही है, और फास्टर अडेप्ट कर पाएंगे 4G और 5G को। बाकी चैलेंजेस हैं, ये सब मेंस ओरिएंटेड ही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो ये देख लीजिए, कोई इसने ये डेटा दिया है DPIIT, जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो उन्होंने कहा है कि 76% FDI में इंक्रीज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं बाय 2.5 लाख करोड़ से बढ़ गए हैं। एम्प्लॉयमेंट हमने काफ़ी किया है, 3 लाख के करीब। एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये हमारा 2023 तक रियलाइज़ हो गया है 62,500 करोड़ का। इंपोर्ट सब्सिट्यूट हम कर पाए हैं 60% के अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे कहाँ पे, टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 50% से ऊपर है। उसके अलावा सब मेंस ओरिएंटेड है। उसके बाद में चलते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो CCEA है उन्होंने अप्रूव किया है पैकेज की हम स्कीम्स देंगे फार्मर्स के लिए। तो देख लेते हैं इंडिया का जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट, ये फैक्ट पता होना चाहिए, सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है आफ्टर चाइना, सबसे ऊपर है। और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो अब हम 3rd नंबर पे आ जाते हैं, और हम सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी हैं ऑफ फर्टिलाइजर मटीरियल के। तो देख लीजिए, सबसे लार्जेस्ट भी हैं, 1st, 2nd, 3rd तीनों ही पोजीशन हमारे पास है। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो स्कीम्स हैं, एक है प्रणाम। प्रणाम की फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर। तो अर्थ प्रणाम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि आप प्रमोट कीजिए ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को, और बैलेंस यूज़ हो, कि थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ किया जाए। तो क्या है स्कीम, प्रणाम। प्रणाम करके रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा कम करो, और थोड़े अच्छे मतलब ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को भी आप लोग प्रमोट कीजिए। दूसरा है यहाँ पे MDA क्या है, अप्रूव किए गए हैं पैसे करोड़ों में, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ये भी प्रमोट करेगा आपका
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, जैसे फ्रॉम गोबर्धन। तो गोबर्धन नाम से पता चल रहा है, इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज प्लांट्स को। गोबर्धन आपकी 2018 से लॉन्च हुई है, कहाँ पे, अंडर स्वच्छ भारत मिशन में, ग्रामीण में लॉन्च हुई थी ये, टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट विलेज क्लीनलीनेस के लिए एंड जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, नाम से पता चल रहा है गोबर से। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है कि यूरिया गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो एड्रेस कर सके जो सल्फर डिफिशियंसी होती है ऑफ सॉइल की, और सेव कर सके इनपुट कॉस्ट को। अब ये जो यूरिया गोल्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, जो भी नीम कोटेड यूरिया है उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट है, तो ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूरिया सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक के लिए। बाकी के जो इनिशिएटिव्स हैं, कैसे हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र को, तो एक हमारे पास वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, सारा फर्टिलाइजर से रिलेटेड काम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स देखती है। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स हैं, सेटअप किए गए हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स, ये पता होना चाहिए क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू स्टॉप डाइवर्जन एंड ब्लैक मार्केटिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो ये फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की गई है, तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी दी जाएगी पर केजी बेसिस में। तो ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके एनपीके हमें पता है, एनपीके और सल्फर है, तो ये एनुअल बेसिस पे किया जाएगा। ये 22 फर्टिलाइजर्स पे एप्लीकेबल है अदर देन यूरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए फॉर विच एमआरपी विल बी डिसाइडेड, तो बहुत सारे फैक्टर्स ये लोग लेके डिसाइड करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सबको पता ही है कि क्या क्या रिकमेंड करता है, कि कितना ज़्यादा आपकी कैसी है रिकमेंडेशंस, कितना होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स। उसके बाद देख लेते हैं बेटर यूटिलाइजेशन करना है हमें जो क्रॉप रेजिड्यूअल, जैसे कि पराली, तो ये हेल्प करेगा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और साफ़ सफाई के लिए, क्लीनलीनेस। उसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री अगर इंडिया में देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो कोर इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर इसकी ट्रिक देखा जाए तो ट्रिपल सी फ्रेंड से इसको याद कर सकते हैं, ट्रिपल सी फ्रेंड्स। तो ट्रिपल सी में क्या क्या आता है, 3 सी से एक आपका कोल हो जाता है, दूसरा क्रूड ऑयल है, तीसरा सीमेंट है, और फ्रेंड से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और स्टील। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है कि फर्टिलाइजर हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है। अब इसमें यूरिया का कितना कंपोनेंट है, वो 2/3 2/3 है ओवरऑल फर्टिलाइजर। तो हमें पता है कि यूरिया काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है इंडिया में। द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटैश इज मेट थ्रू इम्पोर्ट, और हमारे यहाँ पोटैश की कमी है तो हम उसको कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, इम्पोर्ट करके। उसके अलावा देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब प्राइमरी कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑन द कैसे ये द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो यहाँ पे प्राइमरी में आपके आ जाते हैं नाइट्रोजनस यूरिया, फॉस्फेटिक है जिसमें आपका डीएपी आ जाएगा, और पोटेशिक में अगर बात करें तो एमओपी, जिसको बोलते हैं म्यूरिएट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर्स। अब सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आयरन की कमी है या जिंक, बोरॉन या क्लोराइड, तो ये 3 कॉम्पोनेंट्स में डिवीजन देखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पे क्या क्या कंसर्न्स होते हैं अबाउट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हमारी इंपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंसी है। जो इंडिया है हमारा टॉप इंपोर्टर है ऑफ यूरिया का, हम सबसे ज़्यादा यूरिया कंज्यूम भी करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पूरा हम इसको कैसे मीट आउट करते हैं, इंपोर्ट करके। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं जो आइडियल एनपीके रेशियो सबको पता होना चाहिए, 4:2:1 है। अब ये है, ये इतना ज़्यादा यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं कि ये देखिए इसका हमारा रेशियो ही सब उल्टा सीधा है, 12.8 है, फिर 5.1 है एंड 1 है। कहाँ है सर? आ गए डीसी साहब। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात की जाती है। 80,000 DPIIT के जो रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, जो कि 100+ हैं, इसमें यूनिकॉर्न हैं। और अगर स्टार्टअप की बात की जाए तो हमारा 2nd लार्जेस्ट है। वैसे तो हमारा 3rd है ओवरऑल में, लेकिन टेक्नोलॉजी में वेरी गुड रैंक 2nd लार्जेस्ट हैं। अराउंड जो 40% स्टार्टअप्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्यों एसेंशियल, ये सब मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे देख लेते हैं जो DPIIT है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ये रिकग्नाइज करता है कि कोई बिजनेस स्टार्टअप है
या एज अ पार्ट होगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। ये जो है इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, आपको टैक्स हॉलीडे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है शुरुआत के 3 साल तक। जो सेबी है वो नोटिफाई करता है रूल्स का कि कैसे इनकी लिस्टिंग होगी। आरबीआई का भी रोल आ जाता है, इन्होंने पूरा हेल्पलाइन को और शुरुआत कर रखी है, डेडिकेटेड हेल्पलाइन, ठीक है। तो गाइडेंस और असिस्टेंस सारी चीज़ें ये देंगे। इश्यूज मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा। वे फॉरवर्ड में एक सैंडबॉक्स अप्रोच है। इसका मतलब ये होता है कि हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस बना देते हैं, जहाँ पे कोई भी स्टार्टअप है अगर कोई अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहा है या कोई सर्विस ला रहा है तो वो उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर लेता है कि भाई ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। उसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ISF एंड IPF। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि कैसे हम लोग को करना है इसके बारे में, इन दोनों फंड्स के बारे में जो स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज मेंटेन करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए IPF क्या है। इसका मेन नाम से ही पता चल रहा है कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटरेस्ट जो हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, लाइक स्टॉक ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज, तो सबको बनाना पड़ेगा एक IPF। अब एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इनके सेपरेट ट्रस्ट होते हैं, तो ये बनाए जाते हैं इसी पर्पज़ के लिए ही। IPF ट्रस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द डिपॉजिटरी शैल कंसिस्ट ऑफ 5 ट्रस्टी। इसके अंदर 5 ट्रस्टी, ऊपर से देख लो क्या है, 3 डायरेक्टर हैं, एक सेबी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर होगा या कंप्लायंस ऑफिसर है। दूसरा है आपका जो मैक्सिमम टेन्योर देख लो, कोई भी ट्रस्टी है एक्सक्लूडिंग CRO, ये शायद भी मतलब ऊपर से रफली पता होना चाहिए 5 साल है या फिर बाकी जैसा सेबी कहेगा। सेग्रीगेटेड फंड्स हैं यहाँ पे, इधर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इधर देखते हैं बॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन टू IPF। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो यहाँ पे 1% ऑफ द लिस्टिंग फी जो रिसीव है उतना इन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और 100% जो इंटरेस्ट होता है, जो कि एक 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसको यहाँ पे इनको जमा करना होता है। डिपॉजिटरीज की अगर बात की जाए तो उनको जो प्रॉफिट का होता है, जो अपने काम करते हैं, उसका 5%। तो बस ऊपर देख लेना, स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है तो 1% और डिपॉजिटरीज की बात आ जाएगी तो 5% का कुछ है उनके प्रॉफिट का। अब ये यूटिलाइजेशन है, ऑब्वियसली यार जो सही जगह है, लेजिटिमेट जो क्लेम्स हैं क्लाइंट्स के, जो कोई इंटरिम रिलीफ देना हुआ, वो इन्वेस्टर्स को इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सब बेसिक है। फैक्ट्स पे आते हैं। अब इन्वेस्टर सर्विस फंड क्या है, तो ये इसका एम जो है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज देता है टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। तो जैसे कि इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस, वही सब चीज़ें हैं, सारा बड़ी बातें। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्हें कम से कम 20% ऑफ द लिस्टिंग फीस यहाँ पे रखना होगा। और हमने इसमें क्या देखा था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में यहाँ पे 1%। तो बस हल्का सा देख लो कि यहाँ 1% है और यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में पैसा ज़्यादा लगेगा तो 20% रखना है। अब सुपरविजन कौन करेगा, इन्हें बनानी होगी रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी। तो यहाँ पे क्या है, ये वन ऑफ द 7 कमिटीज़ है फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा ये आई थिंक बहुत ही डीप चला जाएगा। यहाँ पे यूटिलाइजेशन बस देख लीजिए कि बड़ी बातें, इन्वेस्टर को एजुकेट करना है। एटलीस्ट 50% जो इनका कॉर्पस है वो इनको खर्च करना होगा Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। तो लग सकता है कि यार ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा है। तो सारी जो भी चीज़ें हैं, आर्बिट्रेटर्स को कैसे ट्रेन करना है, ये सब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एन अनयूटिलाइज, मान लो कुछ बचा हुआ रह गया कि वो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र किया जाएगा टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, जो कि सेबी का है, IPEF। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर अनयूटिलाइज है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये IPEF क्या है, ये भी सेबी ने ही बनाया था 2007 में, और सेबी के ही जो रेगुलेशंस हैं वो इस पर लागू होते हैं। ये भी पर्पज़ वही है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन किया जाएगा, अवेयरनेस की जाएगी। और कैसे होता है, कैसे फंडिंग होती है इसकी, कुछ सेबी देगा, कुछ ग्रांट्स एंड डोनेशन गवर्नमेंट दे देगी या स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, या अभी हमने देखा जैसे कि IPF और ISF का जो अनरिकग्नाइज अमाउंट है वो इसके अंदर आ जाएगा। मिडिल क्लास इन इंडियन इकोनॉमी क्या सिचुएशन है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, 31% जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो मिडिल क्लास में है, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये ग्रो करके 61% हो जाएगी 2047 आते आते। उसके अलावा यहाँ पे द मिडिल क्लास होल्ड्स अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 31% एंड द क्वार्टर ऑफ कंट्रीज वेल्थ। उसके अलावा देख लेते हैं ये जो साइज़ है, ये सिग्निफिकेंस बता रहा है ऑफ 1991 फॉर द मिडिल क्लास। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या था, लेस देन 1% था इन द 1990s। तो थोड़ा सा पास्ट भी पता होना चाहिए।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो इंडियन मिडिल है क्लास है वो 70% ऑफ द स्पेंडिंग जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग का कंट्रीब्यूशन है उसका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स में ये लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 79% ऑफ द टैक्स पेयर बेस। उसके अलावा इधर सब मीन्स ओरिएंटेड है, बॉक्स में देख लेते हैं। जो नेचर है टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप में ये चले जाते हैं। तो टेम्प्रेरी और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का है तो वहाँ पे ट्रेनिंग और वर्कर्स की बात की गई है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है ब्रैकेट क्रीप, तो ये कह रहे हैं पॉसिबल रिफॉर्म्स कैसे हम कर सकते हैं, तो ये कह रहे हैं एलिमिनेट कीजिए ब्रैकेट क्रीप। तो ये ब्रैकेट क्रीप होता क्या है? जो इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड इंक्रीज होता है टैक्स रेट्स में, तो ये सबसे अफेक्ट करता है मिडिल क्लास में। भाई यहाँ से महंगाई भी बढ़ रही है, उधर से आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रैकेट क्रीप। तो यहाँ से नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।